उस बूढ़े आदमी ने बताया, अगर तुम्हें रात के 12 बजे किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़े तो समझ जाना कि तुम्हारी जान को खतरा है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी आवाज नहीं आए तो समझ लेना कि तुम सुरक्षित हो। और ऐसा आज तक कभी नहीं सुना कि जो एक बार इस कब्र के पास आया है वो कभी जिंदा बचा हो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। मुझे उम्मीद है अगर ये कहानी आप पूरी सुनेंगे तो आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर नंदू ने हमारे साथ शेयर किया था। तो चलिए ये कहानी नंदू की ज़बानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नंदू है। 20 साल बाद मैं अपने ताऊ के घर जा रहा था। यानी कि जब मैं मम्मी पापा की गोद में था तब मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पर रहा करता था। पापा की जॉब शहर में ट्रांसफर होने की वजह से हम भी वहीं रहने लगे थे। 24 घंटे ट्रेन का सफर करने के बाद जब ट्रेन बरसरी रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही कुछ पैसेंजर ट्रेन से उतरने लगे, जिनमें से एक मैं भी था। ट्रेन से उतरते ही मैंने अपने ताऊ के लड़के चिंटू के पास कॉल किया तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क की तलाश करते हुए मैं स्टेशन से बाहर आ गया, लेकिन तब भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। नेटवर्क की तलाश करते करते मैं स्टेशन से कुछ दूर एक पेड़ के पास आ गया। पेड़ के पास आते ही मोबाइल में अचानक से नेटवर्क आ गया। फोन में नेटवर्क आते ही मैंने अपने ताऊ के लड़के के पास कॉल किया और उसे स्टेशन पर आने के लिए बोल ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए मेरे पास आया। उस आदमी ने कहा कि अब तो तुम्हारा मरना तय है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या कहा बाबा आपने? तब बूढ़े आदमी ने बताया कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम जहां पर खड़े हो वहां एक कब्र है। आदमी के इतना कहते ही मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि यहां पर तो कोई कब्र नहीं है। बूढ़े आदमी ने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। उस बूढ़े आदमी के इशारा करते ही जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो पेड़ के पास सच में एक कब्र बनी हुई थी, जिसे देखकर अब मैं बुरी तरह से घबरा गया और पीछे की तरफ हो गया। मुझे घबराया हुआ देखकर उस बूढ़े आदमी ने मुझे अब एक बोर्ड की तरफ देखने का इशारा किया, लेकिन जब मैंने उस बोर्ड की तरफ देखा तो वहां लिखा था कि ये एक शापित जगह है, यहां पर आने की गुस्ताखी ना करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि रात के 12 बजे किसी के कब्र के पास जाना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर होता है। मुझे इस तरह देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें रात के 12 बजे किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़े तो समझ जाना कि तुम्हारी जान को खतरा है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी आवाज नहीं आए तो तुम सुरक्षित हो। और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जो इस कब्र पे एक बार आया है वो कभी जिंदा बचा हो। अभी वो बूढ़ा आदमी यही बोल ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बूढ़े आदमी के पैरों की तरफ गई। लेकिन फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मानो मेरी रूह ही कांप गई और साथ ही मेरे डर से हाथ पैर बुरी तरह से थर्राने लगे। दरअसल मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी का पैर ही नहीं था, वो हवा में खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था। बूढ़े आदमी का ये रूप देखकर मैं वहां से भाग पड़ा। भागते भागते मैं स्टेशन के मेन गेट के पास आ गया, जहां पर मैंने देखा कि कुछ आदमी खड़े हुए हैं। मुझे इस तरह से भागता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी ने पूछा कि क्या हुआ भाई, जो तुम इतना घबराए हुए हो? अब मैं लगातार लंबी लंबी सांसें ले रहा था और चेहरे से पसीना टपक रहा था। पहले मैं अपने आप को थोड़ा शांत करना चाहता था। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई जो मेरे साथ घटित थी। मेरी बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, वहां एक डायन की कब्र है। फिर उसने बताया, पहले की बात है, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था जिस गांव का नाम शांति नगर था। उस गांव में वो औरत रहा करती थी जो काली विद्या की पुजारन थी। पर डायन का घर गांव से कुछ दूरी पर था, यानी कि उसका घर एकांत में था, जहां पर गांव वालों का उतना आना जाना नहीं था। और जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता उसे घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती थी। शुरू में तो कुछ वक्त गांव वालों ने उस आवाज पर गौर नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर जब उस औरत का साया गांव पर पड़ा तो गांव का एक एक आदमी अचानक से गायब होने लगा। गांव के सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर सब कहां गायब हो रहे हैं। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे। उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
ऐसे ही एक दिन गांव के सभी लोग एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे। तो उनमें से एक आदमी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं उस औरत के घर के पास से गुजर रहा था, तो मुझे उस घर के अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वो आवाजें बहुत ही खौफनाक और डरावनी थीं, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। कहीं ये सब उस औरत का किया धरा तो नहीं। अब उस आदमी की ये बात सुनकर गांव के लोगों को भी उस औरत पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया, और तभी गांव के सभी लोगों ने तय किया कि वो अभी उस औरत के घर जाकर सारी चीजों को देखेंगे। गांव वालों के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो ये बात साबित कर सके कि गांव में हो रही घटनाओं के पीछे इस औरत का हाथ हो। लेकिन एक बात सच थी कि उस घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और अजीबोगरीब आवाजें भी लगातार आ रही थी। तभी वो लोग देखते हैं कि वो औरत अपने घर की तरफ आ रही है। उसके हाथ में एक बड़ा सा मटका है। गांव के सभी लोग तय करते हैं कि उस औरत को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जब वो औरत घर के पास आई, तभी औरत ने कहा कि क्या हुआ जो आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। उस औरत की ये बात सुनकर गांव वालों ने कोई झूठी कहानी सुनाकर वहां से सभी अपने अपने घर की तरफ को लौट आए। उसी रात गांव में रहने वाले जितेंद्र की आंख खुली, तो उसने जब घड़ी देखी तो समय हो रहा था रात के 12। तो वो टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर वो टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस औरत पे गई जो गांव से कुछ दूरी पर रहती थी। उसके हाथों पर गौर करके देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को देख के वो हैरान हो गया, ये किसका बच्चा है और ये इसे कहाँ लेकर जा रही है। जितेंद्र इसी सोच में ही था कि तभी वो औरत बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। उसको वहां जाता हुआ देखकर जितेंद्र ने तय किया कि मैं आज पता करके रहूंगा कि ये औरत आखिर करती क्या है। जितेंद्र भी अब उसके पीछे पीछे उस औरत के घर जा पहुंचा। उसके औरत के घर के अंदर झांक के देखने लगा। उस बच्चे को उस औरत ने ऐसा कुछ कर दिया था कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो पा रहा था। कि तभी वो औरत उस बच्चे को घर के अंदर बैठाकर वो औरत अपने घर की दीवार पर लटक रहे आईने को घुमाने लगती है। लेकिन फिर जो उसने देखा, उसे देखकर तो मानो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल जैसे ही इस औरत ने वो आईना घुमाया, वैसे ही उसे दीवार में एक दरवाजा बन गया। फिर वो उस दरवाजे को खोलकर उस बच्चे को लेकर उसके अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही जितेंद्र ने भी अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता अंदर रखते हुए वो भी घर के अंदर चला गया, जो खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर जितेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि ये सब उस औरत का ही किया धरा है। यही सोचते हुए जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, फिर जब उसने अंदर देखा तो उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दरअसल उसने देखा कि वहां पर गांव के उन सभी लोगों की डेड बॉडी थी जो गांव से अचानक गायब हुए थे, और उन सभी बॉडीज पर खून बह रहा था। उनमें से कुछ डेड बॉडीज पूरी तरह से सड़ भी गई थीं, जिस वजह से उनमें बहुत बुरी दुर्गंध भी आ रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र गांव में वापस आ जाता है और तभी गांव के सभी लोगों को ये सारी बात बताता है। जितेंद्र की बात सुनकर गांव वाले लोग बहुत गुस्सा होते हैं और जल्दी से उस औरत के घर जा पहुंचते हैं। फिर जब गांव वालों ने अपनी आंखों से ये सब मंजर देखा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए, मानो उन सभी को जैसे कुछ सदमा सा लग गया हो। और गांव वालों को उस औरत पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर गांव की औरतों ने उस औरत को इतना मारा कि वो वहीं मर गई। मरने से पहले वो औरत लगातार एक बात कह रही थी कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर गांव वालों ने उस औरत को वहीं दफना दिया और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव में पूरी तरह से शांति बनी रही, पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं रही। फिर से वही चीज शुरू हो गई। एक एक करके लोग गायब होने लगे और रात के 12 बजे उस औरत के घर से अब भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और लोग उसे सुन भी सकते थे, जबकि वो औरत तो बहुत पहले मर चुकी थी। गांव वालों को समझने में समय नहीं लगा कि ये सब उसी औरत का किया धरा है। फिर गांव वालों ने भी तय किया कि वो अब एक एक करके इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों के जाने के तकरीबन 150 साल बाद यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया। कहते हैं कि स्टेशन बनते वक्त भी कई लोगों की जान गई थी और इसी जगह पर एक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने अब उस औरत को उसी कब्र में कैद कर दिया है
और जो भी उस कब्र के पास जाता है उसका मरना तय है। अब मैं उस आदमी की ये बातें सुनकर मैं और भी बुरी तरह से डर गया था। अभी वो आदमी मुझे ये सब बता ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। कंधे पे हाथ रखते ही मैं अंदर से पूरी तरह से कांप गया। मुझे लगा कि कहीं वो बूढ़ा आदमी तो नहीं। फिर जब मैं डरते हुए पीछे की तरफ पलटा तो देखा पीछे चिंटू था, मेरा ताया का लड़का। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर चिंटू ने कहा, क्या हुआ जो तुम इतना डरे हुए हो? चिंटू के इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने उससे कहा कि वैसे कार कहां पर है? तो उसने मुझे सामने की तरफ इशारा करते हुए कार को दिखाया। कार को सामने देखकर मैं जाकर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही चिंटू ने कार स्टार्ट करके घर की तरफ लेकर जाने लगा और मेरे मन में अजीबोगरीब अभी भी ख्याल आ रहे थे। मुझे इस तरह चिंतित देख चिंटू ने एक बार फिर से पूछा कि क्या बात है। अब मैं सारी बात चिंटू को बताने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई कार के सामने से गुजरा हो। जब मैंने चिंटू से पूछा कि तुमने किसी को कार के सामने से गुजरते हुए देखा, और उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तब मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। अभी मैं इस सोच में डूबा ही था कि तभी मुझे एक औरत सफेद लिबास में रोड के बीचों बीच खड़ी नजर आई। उस औरत को देखकर जब मैंने चिंटू को उस औरत की तरफ देखने का इशारा किया तो उसने कहा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि रोड के बीचों बीच एक औरत सफेद लिबास में खड़ी थी जो कार को रोकने का लगातार इशारा कर रही थी। मेरे इतना कहते ही उसने कहा, क्या भैया आप भी क्या बात कर रहे हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। कि तभी अचानक से वो औरत वहां से गायब हो जाती है। उस औरत के गायब होते ही मैं समझ गया कि ये सब वही औरत कर रही है जिस औरत के बारे में उस बूढ़े आदमी ने और एंट्री गेट पर खड़े हुए आदमी ने मुझे बताया था। कि तभी मेरी नजर कार में लगे साइड ग्लास पर गई तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मानो मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे दिल सीने से बाहर निकल आएगा। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने देखा कि वो औरत कार के पीछे पीछे आ रही थी जो अभी अचानक से गायब हुई थी, पर अब वो हवा में उड़ रही थी और साथ ही उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। अब वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चिंटू ने कहा कि क्या हुआ जो तुम इतना कांप रहे हो? फिर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर तो मानो उसके होश ही उड़ गए हों। फिर उसने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए न बोलूं तब तक आप आंखें मत खोलना। चिंटू के इतने कहते ही मैंने बिना सवाल जवाब किए मैंने वैसा ही किया जैसा चिंटू ने कहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने मुझे आंखें खोलने के लिए कहा तो मैं चिंटू के घर पहुंच गया था। चिंटू ने मुझे घर के अंदर जाने का इशारा किया और फिर चिंटू ने अपनी मम्मी को मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। कि तभी चिंटू की मम्मी घर के सामने कुछ लकीरें खींचने लगी। वहां पे नींबू मिर्च और अजीब सी तस्वीरें बनाने लगे और चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। अभी मैं चिंटू की मम्मी को ही देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक पेड़ की डाल पर गई। मैंने देखा कि जो औरत रोड के बीच में खड़ी थी वही औरत उस पेड़ की डाल पर बैठी थी जो मुझे एक टक लगातार देखे जा रही थी। उसे इस तरह देखकर मानो मेरा शरीर सुन पड़ने लगा था। फिर मैंने चिंटू को हल्की सी आवाज देते हुए अपने पास बुलाया और मैंने उस औरत के बारे में चिंटू को सब कुछ बताया। मेरे इतना कहते ही वो मुझे घर के अंदर जाने के लिए कहा। इसके कहते ही मैं घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आते ही चिंटू ने मुझे नहाने का इशारा किया। मैं नहाकर जब चिंटू के पास आया तो उसने बताया कि वो डायन तुम्हारे पीछे पड़ गई है जो अब तुम्हें मारना चाह रही है। ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो औरत तुम्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। पर कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं घर के अंदर ही छुपा था और देखते ही देखते अब सुबह भी हो चुकी थी। सुबह होते ही चिंटू के पापा अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और फिर वो शाम के समय वापस लौट आते हैं। तो चिंटू के पापा ने कहा कि बाबा कहीं गए हुए थे, हो सकता है वो रात के 12 बजे तक वापस आ जाएं। अब मैं रात का खाना खा रहा था। जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मेरी आंखें अजीब तरीके से भारी होने लगी, जिस वजह से मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही न जाने कब मेरी आंख भी लग गई, क्योंकि मैं पहले से ही 36 घंटे से सोया नहीं था
ऊपर से ये सारी बातें कि तभी अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी स्टेशन के पास था, उस डायन की कब्र के बराबर में लेटा हुआ था। मेरी आवाज वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब हवाएं भी तेज चल रही थी कि तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर मैं अब और भी ज्यादा डर गया। जैसे ही मैं बस उठकर भागना ही चाहा, वैसे ही वो औरत मेरे सामने आ गई। और अब तो उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस औरत का ये भयंकर रूप देखकर मैं थर-थर कांप रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा वही बूढ़ा आदमी था जो मुझे उस कब्र के पास मिला था। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बूढ़े आदमी की पीछे की तरफ गई और मैंने देखा कि वहां बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं और वो सभी लोग हवा में खड़े हुए हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि ये सब इसी डायन के चंगुल में फंस गए थे, जिस वजह से इनका ये हाल हुआ है। अब तो शायद मेरा भी यही हश्र होने वाला है, क्योंकि अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मैं चारों तरफ से इन लोगों से घिर चुका था और ना ही अब मेरी आवाज सुनने वाला आसपास था और ना ही मेरी गले से आवाज भी निकल रही थी। अब मैं वहां से भागने की सोच ही रहा था कि मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा और ना ही अब मेरी आवाज निकल रही थी कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और साथ ही उसने मेरी आंखें निकालने लगी। अब मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा और मेरी आवाज वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं खूब दर्द से छटपटा रहा था कि तभी वो औरत ने मेरा पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो। उस औरत ने यानी कि उस डायन ने अब मेरी दोनों आंखें निकाल ली। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने चिंटू के घर पे था और मेरे सामने एक बाबा थे जो मुझ पर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा पास ही चिंटू और उसकी मम्मी पापा बैठे थे। अभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि तभी बाबा ने कहा कि अब तुम उस डायन के चंगुल से मुक्त हो चुके हो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलते वक्त बाबा ने मुझे एक लॉकेट पहनने के लिए दिया। फिर कुछ समय बाद बाबा वहां से चले गए। बाबा के दिए हुए लॉकेट को मैंने तुरंत गले में पहन लिया। लॉकेट के पहनते ही चिंटू ने बताया कि वो औरत तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें मारना चाहती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि बाबा सही टाइम पे आ गए, नहीं तो शायद आज वो तुम्हें मार चुकी होती। चिंटू के इतना कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई जो सपने में मैंने देखा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।